हेलो दोस्तों, दिस इज कलीम अंसारी फ्रॉम सिद्रा जीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमने सबसिस्टेंस क्राइसिस पूरा देख लिया है। उसके बाद हमने द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास भी हमने पूरा देख लिया है। उसके बाद हमने सारी सिचुएशनों को बहुत अच्छे से देख लिया था कि क्या क्या सिचुएशन बनी थी जिस वजह से फ्रांस में ये सिचुएशन बिल्डअप हुई, किस तरह से ये परेशानी वहां पे पैदा हुई जिस वजह से इतना सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में सबसिस्टेंस क्राइसिस में पूरा बताया था कि उससे क्या क्या हुआ, कैसे फूड ग्रेन्स हुआ, किस तरह से शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हुआ, किस तरह से वहाँ पे एक तरह से रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया। ठीक है, और जब लोगों को प्रॉपर खाने के लिए नहीं मिल पाया, जो नीड होती है खाने की, लोगों को कि इतना फूड चाहिए, जब वो पूरा नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं बीमारियों में भी इंक्रीजमेंट आया और उससे बहुत ज़्यादा डेथ कॉजेज भी हुए। ठीक है, और इसी तरह से फिर मिडिल क्लास का ग्रो हुआ। उसमें मिडिल क्लास में कुछ थिंकर थे, कुछ फिलोसफर थे, जिसमें रूसो हुआ, हमारे मॉन्टेस्क्यू हुए, हमारे जॉन लॉक हुए। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और लोग वहाँ पे उन आइडियाज के सहारे मतलब अपने नेशन के अंदर भी मांग करने लगे, बोलने लगे कि ये जो पूरा तरह से यूरोप के अंदर जो ये मतलब एक तरह से इन आइडियाज की जो एक रिक्वायरमेंट सी पैदा हो गई है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, मतलब जैसे वहां पे पूरा एक एक जो प्रिंसिपल था वो बहुत अच्छे से वहां पे एक्सपांड हो रहा था। लोग वहां पे उसके बेसिस पे मांग कर रहे थे, तो वो जो थिंकर थे वहां के आइडियाज से उनका जब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, जिस तरह से वो मिले, तो वहां पे उन्होंने यहाँ पे उसका आके एक तरह से बोलते हैं ना कि प्रचार किया। जब उसका बहुत ही अच्छे से एडवर्टाइजमेंट हुआ तो वहाँ के लोग उस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए, उन्होंने अपने नेशन में भी इसकी मांग करनी स्टार्ट की। ठीक है, और जैसा कि आपने एक थिंकर के बारे में बताया था, उन्होंने एक बुक लिखी, इनका नाम था रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उन्होंने बताया कि लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके इलेक्ट करा करके भेजेंगे, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उनकी जो नीड होगी, उनकी जरूरतों को जो है वो पार्लियामेंट या जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल बॉडी होगी वहाँ पे उसको उठाएंगे, ताकि लोगों की नीड फुलफिल हो सके, उनकी नीड एंड वांट फुलफिल हो सके। तो इसी तरह से ये पूरा बैकग्राउंड था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई, हमारे सामने तीन सिचुएशन बन गई। एक तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ, फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास, इसके अंदर बहुत सारा देखा हमने, थिंकरों के आइडियाज वगैरह बहुत कुछ देखा। ठीक है, और इम्पिटी ऑफ द, एक तरह से होता है ना शाही खजाना जिसको बोलते हैं हम, ट्रेजरी एकदम खाली हो चुकी थी। तो ये सब सिचुएशन बन गए थे जिस वजह से हुआ आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे, राजा के सामने ये सब चीजें प्रॉब्लम थी कि ये सिचुएशन फ्रांस के अंदर हो रही है, इन सबसे एक तरह से निपटने के लिए, इनसे फ्री होने के लिए हमें क्या सिचुएशन करनी चाहिए। उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि टैक्स जो है वो बढ़ा देते हैं, टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो उससे बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएंगी। तो राजा ने बिना सोचे समझे टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया। तो वो क्या करता है, वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है, और स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। स्टेट जनरल, अब आप पूछेंगे कि स्टेट जनरल क्या होता है, सबसे पहले स्टेट जनरल को बताता हूँ कि स्टेट जनरल होता क्या है। तो फिर ये एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी है जिसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो होगा जो हमारा क्लर्जी, में फर्स्ट वाले कॉलम में क्लर्जी आएंगे। क्लर्जी में क्या होता है, क्लर्जी में जो एक तरह से प्रीस्ट होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में पादरी, तो वो लोग आते हैं। कहीं ना कहीं फ्रांस पे इन लोगों का बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा असर था, ये बहुत ज्यादा माननीय लोग थे और राजा भी इनके कहीं ना कहीं प्रभाव में रहते। दूसरे में आते थे हमारे नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन लोग आएंगे, नोबिलिटी में आएंगे किंग, और ये जो हमारी एकदम रॉयल फैमिलीज जो होंगी, जिससे राज करने वाले किंग वगैरह होते हैं। और तीसरे में आती है हमारी, तीसरे में आएंगे हमारे नॉर्मल लोग या जनरल पीपल, ये सब नॉर्मल लोग आएंगे। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसको हम बोलते हैं स्टेट जनरल। तो इनकी एक मीटिंग बुलाई गई, और इनकी जब मीटिंग बुलाई गई तो यहाँ क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि ये वाली जो हमारी क्लर्जी वाली फर्स्ट स्टेज है, इसके 300 रिप्रेजेंटेटिव आए।
और इसी तरह से जो हमारी दूसरी स्टेट है नोबेलिटी, इसके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव है। और इसके जो ये जो हमारी तीसरी वाली है जिसमें हमारे जनरल पीपल है, ये तीसरी जो है इसमें क्या था, इसमें हमारे 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि एवरी स्टेट हैज सिंगल वोट, मतलब कि इसके 300 रिप्रेजेंटेटिव है तो यहाँ पे भी इसको एक वोट मिलेगा, इसके 3 रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे भी इसको एक वोट मिलेगा। लेकिन इनके जो है इनके 600 लोग थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो राजा का कहना ये था कि चाहे फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड हो या थर्ड हो, इसमें से जितने भी हो, मतलब यहाँ पे नंबर के बेसिस पे ये फैसला नहीं होगा कि वोट कितने होंगे, बल्कि हम यहाँ पे स्टेट के हिसाब से करेंगे। चाहे एक स्टेट के अंदर 300 लोग हो या 600 लोग हो, वोट उसका एक ही होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये 300 लोग थे और यहाँ पे दूसरे में 300 थे, ये सब मिला के 600 हो रहे थे और ये एक मिला के 600 थे। तो यहाँ पे इनके 2 वोट हो रहे थे और यहाँ इनका 1 वोट था। तो मेजोरिटी जो थी वो इनके हाथ में थी और इसी वजह से आसानी से वहां पे सब कुछ आसानी से बदला जा सकता था। तो इन लोगों ने बस ये जो थर्ड स्टेट थी हमारी, इन लोगों का कहना ये था कि यहाँ पे जो होना चाहिए, क्योंकि जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके थे पॉलिटिकल सिस्टम को, किस तरह से इसमें पॉलिटिकल सिस्टम चलता है और किस तरह से वोटों का जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से होगा। तो इन्होंने एक तरह से अपनी बात रखी राजा के सामने कि यहाँ पे 300 लोग हैं और इनका 1 वोट माना जा रहा है और इन 3 का भी 1 वोट माना जा रहा है, तो हम तो 600 लोग हैं तो हमारे 2 वोट काउंट होने चाहिए। या फिर सिंपल सी बात है कि जितने भी पीपल है उनको 1 पर्सन 1 वोट, मतलब एक आदमी का 1 होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, 300 इनके होंगे और 300 इनके होंगे, ठीक है, और 600 इनके होंगे। तो इस तरह क्या होगा, 300 600 और 600 ये, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन राजा था वहां पे, एक तरह से पूरा तरह से मोनार्की थी, तो राजा ने इसको, इनके फैसले को पूरी तरह से एकदम मना कर दिया, बोला रिजेक्शन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इसको कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, एक स्टेट को एक ही वोट मिलेगा, यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसमें तो जब ये लोग आ गए, किस तरह से जनरल स्टेट की मीटिंग वगैरह हो रही थी उसका थोड़ा सा देख सकते हैं। एक तरह से इसको मान सकते हैं कि जनरल स्टेट का एक तरह से वो हॉल है जिसके अंदर मीटिंग होगी, और यहाँ पे कहीं किंग बैठा है और यहाँ पे कहीं हमारे ये हमारा फर्स्ट स्टेट हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेट हो गया। और जो बेचारे बेचारे थर्ड स्टेट वाले थे उनको बोल देंगे कि एक तरह से अपनी लंबाई के हिसाब से जितने जितने लंबे हो वो पीछे चले जाओ, और जो छोटे हैं वो थोड़ा आगे खड़े होकर देख लो कैसे कैसे सिस्टम चला। तो उनको बेचारों को यहाँ अंदर भी नहीं आने दिया गया और वो यही कहीं बेचारे बाहर, इस तरह से वो इसमें थे। ठीक है, और इनकी तरफ से क्या था कि एक एक थर्ड स्टेट की तरफ से 40,000 लोगों ने एक तरह से लेटर होता है ना, तरह से चिट्ठी टाइप, उसको लिख करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिया था ताकि हमारी जो जरूरत है उसको यहाँ पे उठाया जाए और हमारी बात की जाए। तो इस तरह से यह था। अब इन्होंने यहाँ पे ये किंग बैठा है, ये आराम से कन्वर्सेशन चल रही है, ये अपने वोट दे रहे हैं, 300 वोट इनके हैं, सॉरी यहाँ पे भी सिंगल वोट चल रहा है। यहाँ पे 1 वोट इनका हो गया, 1 वोट इनका हो गया और इस पूरी का 1 वोट इनका हो गया, तो 1 2 3 इस तरह से। तो इस सिस्टम के लोग खिलाफ थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक स्टेट के अंदर जितने पर्सन है उसके हिसाब से ही वोट मिलने चाहिए। तो उन्होंने इस तरह से अपनी यहाँ पे मांग रखी। फिर क्या होता है, यहाँ तक हमने बता दिया किस तरह से स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, क्या होती है स्टेट जनरल ये बता दिया, और इनकी मीटिंग का क्या प्रोसीजर था, किस तरह से हो रही थी, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि ये जब इनके आइडिया जो थे, ये जो मांग कर रहे थे कि स्टेट के अंदर 300 लोग हैं तो हर एक का अपना अपना वोट होना चाहिए, और वो इस तरह से हमारे वोट जो है वो 600 होंगे। तो जब इनको रिजेक्ट कर दिया गया तो ये यहाँ से बेचारे यहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, एक टेनिस कोर्ट के अंदर जाके एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, और वहां पे एक तरह से नेशनल असेंबली बना करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करते हैं। क्या होता है, मेकिंग
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करता है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। दोस्तों जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कब किस डेट में ये वहां पे इकट्ठे होते हैं, ये होते हैं 5 मई ऑफ 1789। ये 5 मई 1789 को वहां पे होते हैं और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये जो हमारा रिवॉल्यूशन है ये विलेज टू विलेज एक्सपांड होता चलाता है, पूरी तरह से पूरे फ्रांस में ये फैल जाता है और इस एक तरह से जनसाधारण भी इस पूरे रेवोल्यूशन का हिस्सा बन पाते हैं। और इसी तरह से ये पूरे एक तरह से फ्रांस में एक तरह आग की तरह फैलता है, जिसमें एक एक सिंगल पर्सन भी पार्टिसिपेट करता है और कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम और कहीं ना कहीं इस मोनार्क को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये चला लेते हैं। फिर क्या होता है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि हाउ टू बिकम फ्रांस ए रिपब्लिक स्टेट। फ्रांस मोनार्की से कैसे रिपब्लिक बना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो रिपब्लिक का मतलब समझते हैं कि रिपब्लिक होता है। तो जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड हो, ना कि एकदम बोलते हैं ना कि ऊपर से जनजाति या ऊपर से प्रिविलेजेस के थ्रू चलता ना रहा हो, वो वहाँ पे इलेक्टेड हो और हेड ऑफ द स्टेट हो, तो उसको बोलते हैं हम रिपब्लिक स्टेट। तो यहाँ पे राजा को अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और राजा की जो पावर है वो थोड़ी सी कम करी गई, ताकि राजा एकदम हिटलर वाले फैसले ना ले सके और कुछ भी लोगों के ऊपर थोप ना सके, इस तरीके के फैसले न ले सके जो फ्रांस की जनता के लिए कहीं ना कहीं सही ना हो। इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थोड़ा मान लिया जाता है और इसी तरह से वो हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि फाइनली जो एक डेट बताई जाती है 14 जुलाई 1789। इस दिन क्या होता है कि किंग जो है वो अपनी जो आर्मी है उसको फ्रांस की तरफ भेज देता है और बोलता है कि जाओ जा करके फ्रांस पे जो ये जनता जितनी भी ये जो एक तरह से रिवॉल्ट वगैरह कर रही है इन सबको शांत करो, किसी तरह इन्हें कंट्रोल करो। लोगों के बीच में इसका रूमर फैल जाता है कि अब कहीं ना कहीं जो फ्रांस की आर्मी है अभी ये हमको मतलब रस में मार दिया जाएगा या हमारी जो क्रॉप्स है उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, हमें मतलब नुकसान पहुंचाएगी। तो इसी तरह से एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आर्मी और उसके हमारी थर्ड स्टेट के बीच में, कहीं ना कहीं तरह से माहौल थोड़ा बिगड़ सा जाता है। तो इसी तरह से पूरा फ्रांस का रेवोल्यूशन हो जाता है। तो ये डेट मानी जाती है जिस डेट से कहते हैं कि फ्रांस स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चार बात और है वो, लेकिन देखा जाए तो हमारे एक तरह से फ्रांस रेवोल्यूशन का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं फाइनली यहीं तक मानते हैं कि फ्रांस रेवोल्यूशन ये हो गया था। एक तरह से ट्रूप्स आर्मी जो थी वहां पे आ गई। अब इसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, रिकॉल करते हैं इसको, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बस 2-4 मिनट का और है, पहले एक बार रिकॉल कर लेते। तो दोस्तों जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग से देखा कि कुछ सिचुएशन बनी, एम्पिटी खाली हो गई, सब्सटेंसेस क्राइसिस हुए और ग्रोइंग मिडिल क्लास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लोग जो है राजा को लगा कि अब इस तरह से फ्रांस के खर्चे को किसी तरह मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसको आइडिया आता है, एक काम करता हूँ कि ब्रेड ये जो है हमारा टैक्सेस बढ़ा देता हूँ, जैसे टैक्सेस बढ़ेंगे उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं सारे खर्चे और फ्रांस की सिचुएशन को संभाल लेगा। इसी तरह से वो टैक्सेस के डिस्कशन के लिए जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाता है। जनरल स्टेट क्या होता है ये मैंने अच्छे से बता दिया। जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाने के बाद में वहाँ पे बात होती है रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। राजा बोलते हैं कि एक स्टेट को सिंगल वोट दिया जाएगा और 3 स्टेट है तो 3 वोट हो गए, मेजोरिटी मिल जाएगी पहली और दूसरी स्टेट को, थर्ड स्टेट को कहीं ना कहीं उसमें और तो मतलब झेलना पड़ेगा। और इसमें एक बात और है दोस्तों, ये जो टैक्सेस था, ये सारा जो टैक्सेस था ये कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को, जो थर्ड स्टेट है उन्हीं को ही देना पड़ता था। और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले थे ये कहीं ना कहीं उसका बस फायदा उठाते थे। तो कहीं ना कहीं दबाव जो था वो बेचारी थर्ड स्टेट के ऊपर था, वही ज्यादा परेशान थी। तो इस तरह से वहाँ पे वो अपनी बात रखते हैं।
जो लोकल थर्ड स्टेट होती है उसका कहना होता है कि नहीं, सिंगल पर्सन सिंगल वोट होना चाहिए। राजा उनको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद वो एक असेंबली के अंदर गैदर होते हैं, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करते हैं। इस तरह से फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना स्टार्ट करता है। अब फ्रांस बिकम है रिपब्लिक स्टेट। उसमें क्या होता है, किंग की थोड़ी सी पावर जो है वो कम कर दी जाती है और वहाँ पे जो है दो लोगों को, दो, ये जो पूरी सिचुएशन है दो लोगों के बीच में बढ़ जाती है। वो किस तरह से बढ़ती है ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट बन जाता है तो वहाँ पे दो सिचुएशन पैदा होती है। एक लोग होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। एक्टिव में वो लोग आते हैं जो 25 साल से ज्यादा के हैं और जो कहीं ना कहीं उन वो इतना टैक्स पे करते हैं 3 दिन की वेजिस के बराबर, मतलब 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स पे करते हैं। उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था और 25 साल से ज्यादा उनकी एज होनी चाहिए। और पैसिव में बाकी सारे जो बच्चे, बूढ़े और जो औरतें थी वहाँ पे, जो लेडी थी, उनको किसी तरह की कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो इस तरह से वहाँ पे असेंबली बनती है और असेंबली बनने के बाद में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में एक तरह से फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट बन जाता है और राज्यों को वो ये सब चीज़ें माननी पड़ती है। उसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम कर दी जाती है, उसको थोड़ा घटा दिया जाता है ताकि मनचाहे तरीके से राजा वहाँ पे कुछ कर ना सके। ठीक है। और एक तरह से क्या होता है कि 14 तारीख को किंग जो है आर्मी को वहाँ पे भेज देता है और आर्मी को भेजने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे जब आर्मी जाती है तो लोगों के बीच में रूमर फैल जाता है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। तो यहीं से बोलते हैं कि यहीं से स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789। ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे 2-4 पॉइंट और है, उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, ना ही कुछ इतना वो बताने का, बस मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। आप उसको थोड़ा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्लियर लिखा हुआ है, उसको थोड़ा एक बार रीड करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। बस थोड़ा क्या होता है कि समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं उसको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप उसको एक बार जब पढ़ोगे तो उसमें वो रीडिंग हो जाएगी। जब रीडिंग हो जाएगी तो उसमें आराम से पता चल जाएगा। एक तो ये था कि जो वुमेन है क्या उन्होंने भी रिवोल्यूशन करा। तो दोस्तों ये तो ज्यादातर वुमेन थी। ये एक तरह से थी कि ये कहीं पे काम वगैरह जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से सर्वेंट का काम वगैरह करती थी। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे उनका काम करने जाना बंद कर दिया। मतलब एक इनडायरेक्टली रिवोल्यूशन में पार्ट करा उन्होंने। डायरेक्टली कोई रिवोल्यूशन में अपना पार्टिसिपेट नहीं करा। इनडायरेक्टली इस रिवोल्यूशन को किसी भी तरह रिवोल्ट को बढ़ाने की कोशिश करी, पुश करने की कोशिश करी। वैसे उनका वोटिंग वोटिंग वगैरह में कोई ज्यादा रोल नहीं रहा, एकदम सिंपल चलता रहा उनका तरह तरह। और एक तरह से ये जो होता है स्लेवरी, एंड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम। तो स्लेवरी सिस्टम का भी बिल्कुल एंड कर दिया गया। उसमें क्या था, स्लेव वो होता था कि लोग खरीद के लेके आ जाया करते थे पुराने टाइम में, और जब खरीद ले जाते तो उनको एक तरह से दास की तरह काम कराया जाता था। तो वो सिस्टम भी एक तरह से खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों ये इतना फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, जो कि हमने यहाँ पे इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई टेक्निकल वर्ड हो या कीवर्ड हो जिसकी मीनिंग ना समझ में आए तो आप उसको, कोई भी ऐसा वर्ड, तो आप उसको आराम से कमेंट में लिखिएगा। जो भी होगा मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो सब कंप्लीट हो गया, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा रह जाता है तो आप उसे कमेंट कीजिए, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बस एंड करते हैं। यहाँ पे ये फिनिश हो गया। 9th क्लास के हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा और आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज ये क्लास जो है पूरी तरह से 9th क्लास को डेडिकेट है उसी के लिए। तो यहाँ पे 9th क्लास के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने कर दिया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।